सुप्रभात दोस्तों। नन्हे इंसान के 11वां अध्याय लेके मैं हाजिर हो गई हूँ और इस उपन्यास की जो लेखिका हैं वो है श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। टैटै और टीटी दोनों को ही टेस्ट एग्ज़ाम में पास होना है, नहीं तो वो लोग वृत्ति मतलब जलपानी वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, वो देने के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अब दीदी जो है वो तो उसको तो टेस्ट एग्ज़ाम देना नहीं था, इसीलिए उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम थी, थोड़ा सा कम था। अब टैटै लोग जिस चौल में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, वहाँ पर तो 7 परिवार थे। उनमें से एक परिवार था जिसमें एक अंकल जी रहते थे। वो बहुत सुंदर गाना गाते थे और वो हर रोज़ सुबह ऑफिस जाते थे और शाम को आके वो रियाज में बैठते थे। अब एक दिन टैटै के पिताजी ने बोला कि आप मेरी बड़ी बेटी को गाना सिखाओगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको भेज देना, मैं सिखा दूँगा। और अभी उसको हारमोनियम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं तो सुबह रहता नहीं हूँ, तो घर पे ही आके वो रियाज़ कर लेगी मेरे ही हारमोनियम में। तो जैसा ठीक हुआ तो वैसे ही जो दीदी है, दीदी जाके उस गाने अंकल के पास जाके वो गाना सीखने लगी। तो अब हुआ क्या, दीदी तो गाना सीखने लग गई, ठीक है ना, लेकिन हमारे टैटै और टीटी आराम वाली जो मार है ना, वो कोचिंग दादाजी के पास जाके रोज़ आराम वाला मार खाने लग गए और खाते खाते वो लोग टेस्ट एग्ज़ाम में पास भी हो गए। इसके बाद टैटै लोगों को, उन दोनों को तो वृत्ति मतलब जलपानी वाला एग्ज़ाम देना था, उनको देना है। तो बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की इस परीक्षा में अगर पास वो लोग नहीं कर पाए तो वो लोग सेकेंडरी क्लास में नहीं जा पाते। सेकेंडरी बोले तो क्लास 5 में वो लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो टैटै लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर ये जलपानी वाला एग्ज़ाम नहीं होता था, तो उसके लिए नज़दीक का ही और एक हायर सेकेंडरी वाले स्कूल में जाके उन लोगों को वो एग्ज़ाम देना था। तो भाई एग्ज़ाम देनी थी। अब ये जो तो मैं अब से जलपानी की जगह वृत्ति परीक्षा बोलूँ तो हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो वृत्ति परीक्षा के दिन उनको, ताकि वो जो सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो स्कूल, ताकि उन लोगों को पता चले, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कुछ दिन पहले ही स्कूल के जो टीचर्स थे वो लोग शिक्षिकाएं थे, वो इन सारे बच्चों को लेके जाके उस सेंटर को दिखा के आ जाते थे। और वही समय, अच्छा उस समय ना एक चीज़ थी, क्या पता, वो चाहे आपको हैंड राइटिंग करना था या बोलो आपको मैथ्स ही करना है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके सबमिट करना है, जो भी करना है वो जिस कलम से करना होता था उसको कहते हैं झरना कलम, अर्थात फाउंटेन पेन से ही उनको लिखना होता था और किसी भी प्रकार का पेन अलाउड नहीं था। तो अब रिफिल तो है नहीं, क्योंकि डॉट पेन तो है नहीं, तो फाउंटेन पेन छोड़ के आप वृत्ति परीक्षा दे नहीं सकते हो। इसलिए टैटै और टीटी दोनों मिलके 2 बड़े बड़े पेंसिल बॉक्स का इंतज़ाम किए और उसमें 3-4 करके फाउंटेन पेन डाल दिए, उसके साथ एक रबर, बोले तो एक इरेज़र, एक स्केल, ब्लॉटिंग पेपर और थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा उसमें रख के पूरा तैयार हो गए। और उसके साथ पानी का बॉटल साथ में ले लिए और स्कूल में चले गए। अपने स्कूल में चले गए। अब स्कूल से शिक्षिका जो है, जिनको दीदी मोनी बोलते हैं, तो दीदी मोनी लोग क्या किए कि परीक्षा के जो सेंटर है वहाँ पर लेके चले गए और सब कुछ समझा के बुझा के वो लोग चले आए।
अब ऐसे ही वो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, टेंटे और टीटी परीक्षा दे के घर वापस आ रहे थे। अब रास्ते में टेंटे अचानक से टीटी को कहने लगी, पता है मैं ना चल नहीं पा रही हूँ। अब टीटी कहने लगी, क्यों? टेंटा बोली, मेरे सर में ना कुछ हो रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब टेंटा के सामने वो तो सिर्फ टीटी है, लेकिन असली में तो वो दीदी है ना। तो टीटी ने टेंटा के सर पकड़ के अपने हाथ से उसको छू के देखा और देख के ही बोले, अरे तू तो बहुत गर्म हो रहा है भाई, तुझे शायद, अब वो भी छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं चला कि वो इतना तप क्यों रही है। तो उसने बोला कि तू एक काम कर भाई, मुझे अच्छे से पकड़ ले और धीरे धीरे हम लोग चलते चलते घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो तू गिर जाएगी। तो ऐसे ही दो लोग एक दूसरे को जकड़ के पकड़ के वो लोग घर वापस आ गए। माँ तो ऐसे, क्यों वो लोग ऐसे वापस आए हैं पूछी, तो टीटी ने सब कुछ बता दी। तो माँ टेंटा को छू के देखी और बोली, अरे तुझे तो बुखार हुआ है, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तो डॉक्टर अंकल जो हैं वो देख के बोले, अरे ये मामूली सा बुखार है, 2 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो अब एक दिन बाद ही मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो पिताजी आके बोले, आज टेंटे को कोचिंग नहीं जाना है, वो घर पे ही रहेगी, लेकिन टीटी कोचिंग से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करके लाएगी वो ही टेंटे घर पे बैठ के उसको करके कल एग्ज़ाम देने चली जाएगी। तो मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले दिन टेंटे को कोचिंग नहीं जाना है, ये बात सुन के टेंटे इतनी खुश हुई, आय हाय, कि उसका तो खुशी फूले ना समाए। और वो सिर्फ वो ही जानती थी, अंततः आखिर में से एक ही दिन से ही, लेकिन एक दिन तो वो आराम का मार से तो वो बच गई। तो टीटी कोचिंग दादाजी, टीटी जो है कोचिंग में गई और कोचिंग दादाजी से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके लाई, जो भी वो करवाए थे वो करके आ गई। और वही सारे प्रॉब्लम्स टेंटे घर पे बैठ के वो सॉल्व की और दूसरे दिन वो लोग मैथ्स एग्ज़ाम देने चले गए। इसके बाद बाकी जो भी परीक्षा बचे थे वो एक के बाद एक होता गया। टेंटे लोगों का एग्ज़ाम देना ख़त्म हो गया। एक दिन गाना अंकल बाबा बोले तो पिताजी को बोले, अब आप अपने बेटी के लिए हारमोनियम खरीद दीजिए, उसके गले में सुर है और वो मधुर है, और इन चंद दिनों में दीदी पता है कुछ सरगम, कुछ गाने और कुछ भजन भी सीख ली थी। दीदी को हारमोनियम खरीद के दी पिताजी ने। अब दीदी उसी हारमोनियम में रियाज करती थी और बाबा टेंटा को बोले कि तुम लोगों का तो एग्ज़ाम हो गया है, परीक्षा हो गई है, अब तुम लोग दोनों दीदी से थोड़ा थोड़ा गाना भी सीख लो। अब टेंटा थोड़ा थोड़ा गाना सीखा भी था, पता है, थोड़ी थोड़ी सी सीखी भी थी, लेकिन बहुत सारे कसरत करने के बाद, बहुत धक्कम धक्की करने के बाद अब दीदी गाना रियाज करके हारमोनियम ना बिस्तर के नीचे, खटिया के नीचे धकेल देती थी। और दोपहर को माँ जब सुलाती थी सबको, तो इसीलिए वो रजाई नहीं, उसको क्या बोलते, चटाई बिछाती थी, तो इसी चक्कर में वो हारमोनियम को और ज़्यादा अंदर धकेल देती थी। अब टेंटा को तो गाना सीखना था भाई, तो वो जब दीदी को बोली, दीदी गाना सीखना है, तो दीदी बोली, अरे मुझसे नहीं ना होगा, वो हारमोनियम बहुत नीचे घुस गया, मैं नहीं निकाल पाऊँगा। तो टेंटा बोली कि अपने आप ही सोची कि भाई मुझे तो सीखना है। तो वो बोली, ठीक है, मैं खटिया के नीचे चली जाती हूँ और वहाँ से हारमोनियम को धक्का देती हूँ और तू सामने से खींच ले। तो दीदी सामने से खींच ली और ऐसे करके हारमोनियम तो बाहर निकल के आई। लेकिन भाई गाना सीखने के लिए बहुत कुश्ती लड़नी पड़ी थी टेंटे को। तो चलो देखते हैं, दीदी तो सिखाने शुरू की।
तो दीदी हारमोनियम का जो बेलो होता है ना, जो जिससे वो हवा आने आना, सामने वाला जो जो फ्लैप्ड विंग होता है, तो जो बेलो होता है उसको बजाते हुए उंगली से रीड को पुश करके जब हम लोग सबसे पहले गाना गाना शुरू करते हैं, तो हमारा स्केल को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई हमारा स्केल कौन सा है। किसी का सी होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, ज़्यादा तो नहीं पता। किसी का जी होता है, ऐसे डिफरेंट स्केल्स होता है। किसी का बी फ्लैट होता है, किसी का मेजर होता है, ऐसे डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इनिशियली क्या किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर वो ही स्केल में सिर्फ रीड को पकड़ के और आप बेलों को बजाते हुए जाते हो ताकि वो सुर आपके साथ रेजोनेट करे। तो यहाँ तक तो था, तो दीदी क्या की, अपने हिसाब से रीड को प्रेस करके और बेलों को पुश करती रही, तो ताकि वो बजता रहे। और ऐसे ही वो कहने लगी सा। दीदी तो सुर से बोली और टैटा बोली सा। दीदी और भी सुर से बोली सा। टैटा और भी असुर से बोली सा। ऐसे ही सुर असुर करते करते टैटा आखिरकार एक दिन सप्त सुर को अपने गले में डाल ही दिया। अब सिर्फ गले से निकालने से होगा क्या सुर? अरे भाई, हारमोनियम बजा के भी सुर लाना है। तो अब जहाँ तक हारमोनियम वो बजाना शुरू की, तो हुआ क्या पता है? खूब सारा कसरत किया बेचारी ने। नहीं, बेचारी नहीं बोलेंगे, हमारे टैटे ने बहुत सारा कसरत की। अब वो उंगली से रीड को पुश करे तो भाई आवाज़ बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि बाएं हाथ से जो बेलो पकड़ा था वहाँ से हाथ हट गया है। मतलब रीड बजे तो बेलो छूट जाए, बेलो बजे तो रीड ना छुआ जाए। तो ऐसे ही तब दीदी बोली अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तू रीड बजा, मैं बेलो को धक्का देती हूँ बाहर से। तो ऐसे ही करते करते एक दिन बेलो रीड दोनों को ही एक साथ बजाना सीख गई हमारे टैटा ने। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाना भी सीख ली थी। अब लेकिन टीटी को ना गाने से कोई शौक नहीं था, और उसकी जो आग्रह था, उसका जो इंटरेस्ट था ना, वो अलग ही दिशा में थी। टैटा के घर के भीतर जो सफ़ेद दादी थी ना, तो उनके जो कमरा था उसके पीछे एक घर था, एक मकान था। उसमें एक बहुत ही अच्छी वाली आंटी रहती थी जो सिलाई सीखने जाती थी। उनको माँ दीदी बोलती थी, और वो जो आंटी है ना, वो माँ को भाभी बुलाती थी। तो माँ एक दिन उनको बोली दीदी, आप मेरी ये मझली बेटी को क्या आप सिलाई स्कूल में भर्ती करवा दोगे? तो आप जब जाओगे सिलाई सीखने तो मेरी बच्ची को भी लेके जाओगे, तो वो भी सीख लेगी। तो सिलाई आंटी ने बोली कि हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की कोई बेटी नहीं थी, तो इसीलिए वो टैटें और टीटी को खूब प्यार करती थी। तो वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जब जाऊंगी तो मैं अपने साथ उसको लेके चली जाऊंगी। तो हुआ क्या, समीकरण क्या बैठा कि टीटी सिलाई स्कूल में भर्ती हो गई। तो दीदी गाना अंकल के पास गाना सीखती थी, टैटा दीदी से गाना सीखती थी, टीटी सिलाई स्कूल की जाकर सिलाई सीखती थी। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके ही बीच बीच में उन तीनों का अलग सा ही एक दुनिया धीरे धीरे बन गया। अब पढ़ाई लिखाई का प्रेशर थोड़ा सा कम था, तो टैटा और टीटी एक दिन माँ को बोली, माँ हम लोग रामलीला देखने जाएंगे। अब बस रास्ते के उस पार जो बड़ा सा मंदिर है ना, वहाँ पर ठंडी के मौसम में, मतलब शीत ऋतु में उस मंदिर के जो चाताल बोले तो आंगन है, उस आंगन में स्थानीय लोग मिलके के रामलीला
रामलीला की आयोजन करते थे। अब स्थानीय जो लोग हैं, जो लोग रिक्शा चलाते थे, अनाज बेचते थे, वो लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते थे पता है, थोड़ा सा ज़्यादा रोज़गार के लिए वो लोग उस रामलीला में परफॉर्म करते थे। तो माँ टेंटा लोगों को जाने से मना कर दी, बोली कि तुम लोगों के पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन वो लोग फिर भी वो लोग और बाल हट पे आ गए कि मुझे हम लोग को जाना है, माँ जाना है। तो ये सुन के दादी बोली कि ठीक है ना, उनको एक दिन तो जाने दो। तो फिर माँ बोली ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों के पिताजी के वापस आने से पहले ही तुम लोग को वापस आ जाना है। तो वो लोग बोले हाँ माँ, हाँ माँ, हम लोग बाबा के वापस आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। तो तब उस दिन क्या की, अब माँ क्या ही करे। तो माँ तब क्या की, शाम को ही उन बच्चों को रात का खाना खिला दी और उसके बाद दोनों को गर्म कपड़े पहना के सर के ऊपर से चादर को ऐसे लपेटे कि उनके हाथ पैर पूरे ढक गए। और चादर का जो दो छोड़ थे ना, दो छोड़ वो गले के पीछे ऐसे बांध दिए कि वो लोग पूरा ढक गए, सब कुछ चादर के नीचे ही चला गया। और दोनों को अगर देखोगे ना तो लगेगा कि मोम के दो गुड़िया चल रहे हैं। अब माँ दोनों को बोल दे, देख फिर से याद दिला रही हूँ, तुम लोग ना घर वापस आ जाओगे तुम लोगों के पिताजी के वापस आने से पहले ही। अब दोनों ने तो मुंडी हिला दी, अच्छे से बोले हाँ हाँ हम लोग चले आएंगे। फिर टेंटे और टीटी मंदिर के अंदर चले गए और जहाँ पर वो जो प्रांगण था, जो आंगन था, वहाँ मंदिर के आंगन में एकदम जो स्टेज बनता था ना, ठीक उसके सामने ही जाके वो लोग बैठ गए ताकि वो लोग अच्छे से देख पाए रामलीला। तो वो लोग तो अब रामलीला शुरू ही हो गया। वो लोग क्या क्या देखे पता है, रामलीला शुरू हुआ तो राम सीता की शादी देखे वो लोग, फिर राम रावण की युद्ध देखे वो लोग, और भी कितना कुछ। और आखिर में राम सीता के गले का जो माला था ना, वो नीलाम में चढ़ी। वो देखकर वो लोग घर आने ही वाले थे। वो लोग सोचे कि ये नीलाम वाला क्या होता है, वो देख के हम लोग वापस आ जाएंगे। अब तक तो उन दो मोम की गुड़िया के दिमाग से तो निकल ही गई थी कि वो लोग माँ को जुबान दे के आ गई है कि भाई, जुबान नहीं, जबान दे के आ गई है कि वो लोग घर वापस आ जाएंगे उनके पिताजी के वापस आने से पहले ही। अब मोम की गुड़ियों के दिमाग से तो वो तो निकल ही गई थी। और वो लोग नीलाम में माला का क्या हालत होता है वो देखते देखते अचानक से टेंटा देखी कि मंदिर के पिछले दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से उनके पिताजी अंदर आ रहे हैं। तो वो जल्दी से टीटी को दिखाया और कहने लगा बाबा। तो तब दोनों मिलके, टेंटे और टीटी, दाहिने तरफ का जो गेट है ना वहाँ से जल्दी से निकल के गलियारी के रास्ते से वो लोग सीधे अपने घर पहुँच गए। तो माँ पूछी अरे तुम लोगों के पिताजी कहाँ गए। तो और फिर बोली वो तो तुम लोगों को ढूंढने के लिए गए हैं। तो टेंटे और टीटी बोली कि हम लोग तो पिताजी को देख के डर के मारे भाग के चले आए। तो दादी और माँ दोनों ही बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ, और पिताजी के आने से पहले तुम लोग जाके सो जाना, ठीक है, हम लोग तुम्हारे पिताजी को समझा के कह देंगे। तो वो लोग तो जल्दी जल्दी में बताए लेट भी गए और सो भी गए। अब माँ और दादी क्या बोले थे पिताजी को, क्या ही समझाए थे, उनको नहीं पता। दूसरे दिन जब उन लोगों का नींद खुला तब पिताजी तो तब तक काम के लिए निकल गए थे। लेकिन सच्ची बोले, उस दिन वो लोग अपने पिताजी को बहुत ही चिंता में, मुश्किल में डाल दिए थे। तो टाटा लोगों के जो जगत है ना, उनके दुनिया में और एक नया संयोजन हुआ था। इसी बीच क्या पता है, एक दिन बाबा एक फुट लंबा और 1.5 फुट ऊंचा, लंबा नहीं ऊंचा, और 1.5 फुट लंबा एक बॉक्स की तरह एक कोई चीज़ लाए थे। वो क्या था पता है, रेडियो था। वो खरीद के लेके आए और टाटा लोगों को बोले कि तुम लोग बीच बीच में गाना सुनना है इसमें। तो बाबा मतलब पिताजी खुद भी खबर, भजन, ख्याल, ये सब
मतलब क्या बोलूँ, ये सारे क्लासिकल सॉन्ग्स उस रेडियो में सुनते थे और वो बहुत पसंद करते थे। तो और पिताजी बीच बीच में रेडियो के लाइसेंस को जमा करने जाते थे। तो आज की जो नन्हे इंसान की कहानी है वो तो यहाँ पर ही समाप्त होती है। हमने भी बहुत सारे नए चीज़ नहीं, पुराने चीज़ जो हम लोग नहीं जानते थे, जो टैटा लोगों के जीवन में हुआ था, उनसे हम लोग वाकिफ़ हुए। जैसे मैं नहीं जानती थी कि कभी रेडियो का लाइसेंस भी जमा करना होता था। वैसे ये ट्रेडिशन समहाउ अभी भी है। कहाँ पर है पता है? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इंग्लैंड में है। वहाँ पर भी ये करना होता है, लाइसेंस करना था हर टीवी के कनेक्शन के लिए। तो चलिए, आज की कहानी यहाँ तक ही ख़त्म हुई। आप सारे लोग अच्छे से रहना, अपने अंदर की नन्हे इंसान को जीवित रखना, उसको खुश रखना, और आपके बाहर भी जो सारे नन्हे इंसान हैं, जो इस नन्हे इंसान की कहानी सुन रहे हो, उन सबको भी मैं बोलूँ, कोशिश करते जाओ। हाथ क्या बोलूँ, देखो, कुश्ती तो हमारे नन्हे इंसान को भी सा से सा बोलने में लगा था। उसको एक हारमोनियम बजाने भी कुश्ती ही करनी पड़ी थी, है ना? तो हम लोग भी कुश्ती करते हैं, करते करते हम लोग भी सीख जाएंगे। जीवन को जो भी हम लोग को सिखाना है, माँ बाबा की बात सुनो, मानो, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद लो, उनके गाइडेंस लो, शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन लो और आगे बढ़ते जाओ भाई। तो आज के लिए इतना ही। सारे लोग खुश रहियो। टाटा।